evening, sir. Good evening. Good evening. How are you, sir? Fine, quite fine. So we have done several questions on matrix algebra earlier on for G mains. Today we will begin with G 2005 onwards. और 2021 के क्वेश्चन हमने पहले ही कर दिए थे। बीच में एक रिकॉर्डिंग भेजी थी, शायद आपने की होगी। एक वीडियो भेजा था मैंने सबके लिए, 2011 से लेकर के शायद 15-16 तक था उसमें। Yes, sir. हाँ, वो कर लिया होगा, ना कर लिया हो तो अब कर लेना सभी लोग। अच्छा, तो वो कोर्स है ना, पीछे नहीं रहेगा कोर्स हमारा, फिर आगे आगे जाएगा। तो आज हम 2005 से आगे का स्टार्ट करते हैं। ये देखो 2005 में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने। If a square minus a plus I equal to O, then inverse of a is this. इस तरह के क्वेश्चन आपने +2 में बिल्कुल किए हुए हैं और आपको किसी किसी को आता भी होगा। ये इक्वेशन इन्होंने दे रखी है। +2 में तो इसे वेरीफाई भी कराते हैं, ए मैट्रिक्स दे देते हैं और वेरीफाई कराते हैं कि वेरीफाई दैट दिस हैपेंस। उसके बाद कहते हैं फाइंड ए इनवर्स। अच्छा, तो बेटे बताओ ए इनवर्स निकालने के लिए इसमें क्या किया जाए? देखें, अच्छा किसी को याद है? नहीं तो मैं सर ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया जाए बिल्कुल सही है, दोनों साइड। बहुत सही है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए, इनवर्स ऑफ ए निकालने के लिए ऐसी इक्वेशन में दोनों तरफ ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को ना ए इंटू ए कह दीजिए, माइनस ए इनवर्स ए प्लस ए इनवर्स इंटू आर इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ओ। ये अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ए इनवर्स ए आई हो गया। आई इंटू एनी मैट्रिक्स इज सेम मैट्रिक्स, राइट साइड ओ हो गई। ए माइनस आई प्लस ए इनवर्स इज ओ। तो ए इनवर्स का वैल्यू आ गया आई पॉजिटिव और ए उधर जाके नेगेटिव। बस अब अगर ए मैट्रिक्स ये देते फिर तो हम ए की वैल्यू डाल के एक्चुअल आंसर निकालते, पर हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन नहीं है और आंसर भी इन्हीं में से एक देखो सी ऑप्शन में दिखता है। तो सी ऑप्शन आपका आंसर है। किसी को डाउट हुआ पूछो बेटा। So we move on to this next question of 2005. Yes, question 2 है 2005 में। कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ज्यादा भी आ जाते हैं, डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर ईयर में। तो ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। If a square plus b square plus c square is -2 and fx function of x is equal to this determinant, then fx is a polynomial of degree। आपसे डिग्री मांग दी। क्वेश्चन क्लेम कर रहा है कि fx is a polynomial। पॉलिनोमियल समझते हैं ना? पहले तो पॉलिनोमियल आपको ये वर्ड समझा देता हूं, कई लोग बहुत कंफ्यूज हैं पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल कहता है fx is a polynomial। पॉली का मतलब मैथमेटिक्स में होता है सो मैनी। पॉली का मतलब मैनी। नोमियल मीन्स टर्म। मैनी टर्म वाला जो चीज है, जो एक्सप्रेशन है, उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इस तरह की होती है ए नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस an x की पावर n। इसे कहते हैं n डिग्री का पॉलिनोमियल। अगर ए नॉन जीरो है ना, लास्ट टर्म नॉन जीरो, तो n डिग्री का पॉलिनोमियल। देन fx इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अब एक fx और लिखता हूं, gx लिख देता हूं। इसका नाम मैं दूसरे वाले का ना gx रखता हूं।
ए नॉट प्लस A1 x प्लस A2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। अच्छा आप ये बताओ इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? ये क्या चीज है? ये है और ऊपर n डिग्री ऊपर, मैंने बता दिया। इसकी डिग्री आप बताओ। इंफिनिटी सर, इंफिनिटी। इन्फिनिटी कोई भी, यस इन्फिनिटी का अंदाजा करेगा कि अप टू इन्फिनिटी है, सही है। पर फिर भी थोड़ा सा गलत ये है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। सब लोग समझो, ये क्या चीज है? पॉलिनोमियल नहीं है। फिर ये क्या है? ये पावर सीरीज है। इसको पावर सीरीज बोलते हैं। इनफाइनाइट तक अगर चला जाए और अगर फाइनाइट तक हो तो पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसका फिर डिग्री एग्जिस्ट नहीं करता। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री क्यों पूछेंगे? फिर हम डिग्री पूछेंगे ही नहीं। एक और बात कि पॉलिनोमियल में जो x की पावर है वो नेगेटिव अलाउड नहीं है। पॉलिनोमियल के अंदर नेगेटिव अलाउड नहीं है इसमें। अच्छा, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। फ्रैक्शन भी अलाउड नहीं होते पॉलिनोमियल के अंदर। फ्रैक्शन पावर नॉट अलाउड। A0 A1 A2 ये कुछ भी हो सकते हैं। A2 कैन बी 1/2, A3 कैन बी 1/3, A1 कैन बी 1/100। ये कोफिशिएंट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, पर जो पावर है वो नेगेटिव पावर अलाउड नहीं होती पॉलिनोमियल में। ठीक है, और ये अप टू इन्फिनिटी हो तो उसी पॉलिनोमियल को पावर सीरीज कहते हैं। तो ये तो मैंने थोड़ा पॉलिनोमियल का आपको आइडिया दिया। अब आपका जो एफएक्स है वो क्या है? पॉलिनोमियल। और उस पॉलिनोमियल की डिग्री पता लगानी। और ऊपर यहां पर देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू -2 को फ्रीली यूज करना। कभी आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिख जाए इस क्वेश्चन के करते टाइम तो फौरन -2 लिख देना। वहां क्वेश्चन आपका शॉर्ट हो जाएगा, इजी पड़ जाएगा उस जगह पर। अब आप मुझे ये बताइए कि इस एफएक्स में कौन सी ऑपरेशन की जाए, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट नीड सम ऑपरेशन। सर, हाँ जी, 1 plus a square can be taken common. Sir, no, x can be taken common from column 2, column 3. यस कॉलम 2 में फिर वही जो आप x फर्स्ट में एल्डअप हो गए थे ना कॉलम 1 में, वही प्रॉब्लम कॉलम 2 में भी है। Yes, sir. इट इज नॉट Yes. नेचुरल कॉमन। कॉमन ले सकते हैं, नेचुरल कॉमन नहीं है, क्योंकि ये 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स है। फिर भी कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्यों नहीं? वो बीच वाले में x का डिवीजन लग के कॉमन आएगा। Yes, sir. हाँ, कॉमन ले सकते हैं, उधर भी कॉमन ले सकते हैं तो सही है। पर कॉमन लेने का, क्योंकि अननेचुरल कॉमन है, तो कॉमन लेने के बाद फिर आगे का प्रोग्राम सोचना पड़ेगा कि आगे फिर हम क्या करें। ऐसे तीनों में कॉमन है, उस तरह से फर्स्ट में भी है कॉमन। यहाँ पे फुल्ली कॉमन नहीं है। वो जब कॉमन नहीं होता तो एक्स का क्या करते हैं? डिवीजन कर देते हैं। Division 1 by हाँ, x. सब में ही एक्स मतलब अननेचुरल कॉमन है, पर कॉमन है। कॉमन है और कॉमन लोगे तो क्वेश्चन आगे चलेगा भी। ऐसी बात नहीं है कि चलेगा नहीं, थोड़ा हार्ड हो जाएगा हल्का सा और चलेगा। जो सबसे इजी इसमें दिखता है, ध्यान दो, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स, उधर ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसने दिया हुआ है, उसको यूज करना। तो इसमें सबसे अच्छा जो दिखाई पड़ रहा है C1 प्लस C2 प्लस C3, जो कि यूजुअल ऑपरेशन है। वी डू दिस ऑपरेशन मेनी टाइम्स while solving the determinants, so this is not unusual। थोड़ा भी प्रैक्टिस होगी बच्चे के माइंड में फिर आने लगता है। तो ये रहा। बाकी आप जो आपने जो एक्स सोचा कॉमन, वो कॉमन से ट्राई कर, हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। पर ये इसका जो बेस्ट दिख रहा है वो तो यही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डायरेक्ट अभी राइट नाउ यूज हो जाएगा। और वो जैसे जैसे यूज होगा वैसे वैसे आसान पड़ेगा। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स। ये मैंने तीनों को ऐड कर दिया और ये रह गया ना 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, कॉपी डाउन किया,
1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स कॉपी डाउन कर दिया। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करो तो x प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स, ये रहा। और रिमेनिंग 2 प्लेसेज पर कॉपी वर्क, कोई एक्टिविटी अभी नहीं करनी। और ये ऑपरेशन क्योंकि मैंने बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपना -2 चल रहा है, उसका पूरा फायदा मिलेगा आपको। लास्ट वाला मेंबर है एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स, और यहां पर आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। और x कॉमन लेने वाली फैसिलिटी वो अभी भी बनी हुई है, जब चाहो तब कॉमन ले लेना जब जरूरत हो। पहला टारगेट ये था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को -2 लिखा जाए, जो उन्होंने दे रखा है। अब देखना 1x और ये x 1 प्लस 2x हो गया। फिर ध्यान दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया -2 इंटू एक्स। और आपने देखा 2x कैंसल होके यहां सिर्फ 1 रह गया, इतना बड़ा मटेरियल 1 हो गया। इसी तरीके से ये सेकंड वाला भी 1 है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 इंटू एक्स आ जाएगा। ये और ये मिलके -2x, और ये दोनों x इसके साथ कट जाएंगे, और ये वाला जो 1 है ना, ये वाला वो बच जाएगा, 1 सिर्फ बच जाएगा। यहां थर्ड प्लेस पर भी इसी तरीके से 1 आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को आप -2 लिखो, x और x क्या है 2x, और -2x कट जाएगा। रिमेनिंग 2 प्लेसेज पर ये कॉपी किया जाए, 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स 1 प्लस बी स्क्वायर होल इंटू एक्स 1 प्लस सी स्क्वायर होल एक्स 1 प्लस सी स्क्वायर होल एक्स 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो गया। अब नेक्स्ट ऑपरेशन आप बिल्कुल फ्रीली बता भी सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो, आपके हैंडी हो गया आपके लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑपरेशन बताओगे बेटा? सर R1 minus R2 changes into R2 minus R3. R1 minus R2 and R2 minus R3. Put it in R1, this put it in R2, ना लिखो तो भी चलता है। डेल्टा इज इक्वल टू 1 minus 1 is 0। अब करो दिस माइनस दिस, केयरफुल रहना थोड़ा। 1 इंटू एक्स बचा आपका, 1 इंटू एक्स बच गया, -1 बच गया, बी स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स कैंसल हो गया, उधर तो पूरा ही कैंसल हो गया। दिस माइनस दिस, एक बार में आपको 2 0 मिल गए। R1 माइनस R2, इतनी इफेक्टिव ऑपरेशन है। यू वर सर्चिंग फॉर 1 0, यू गॉट एक्चुअली 2 zeros देयर, एक और 0 वहां मिल गया जाके उस साइड में। अब R2 माइनस R3 ना भी करो तो भी आपका काम हो सकता है, लेकिन फिर भी हम करेंगे। 1 minus 1 0, ओके। यहां पर केयरफुल रहना, 1 ये रहा और x ये रहा, तो 1 माइनस एक्स हो गया, ये बी स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स कैंसल। वहां पर देखो 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस 1 ये है, सी स्क्वायर एक्स माइनस सी स्क्वायर एक्स कैंसल हो गया। ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना, ये एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स है, एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स, तो सी स्क्वायर एक्स कट गया, एक्स माइनस 1 यहां रह गया। थर्ड रो अनचेंज्ड। किसी को मन में डाउट आए ना, मतलब जब हम लिख रहे होते हैं तो बिल्कुल नेचुरल डाउट पैदा होता है, ये कहां से आ गया, तो वो पक्का बोलना है, वो मैं फिर बताऊंगा। अपने आप नेचुरल डाउट मन में आया करता है, तो वो डाउट का रिमूवल बहुत जरूरी होता है, तो वो आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा। एक्सपांड कर दो फर्स्ट कॉलम वाइज, ये कॉलम कैंसल हो गया, ये रो कैंसल हो गई। प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी कर दो,
तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 0 इंटू दिस इज 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल निकला। डेल्टा क्या है? इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, क्वाड्रेटिक निकल गई। तो डिग्री पूछ रहा था क्वेश्चन, तो डिग्री 2 आपका आंसर है। बेटे डाउट कहीं लगा हो मन में पूछना, और आप अपनी तरह से इसको क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करना, क्योंकि डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करने का यूनिक मेथड नहीं होता, लेकिन हमने जो बताया वो नेचुरली बिगिनिंग में जरूर बेस्ट पॉसिबल ऑपरेशन है। ये की क्यों? वो मैंने रीजन बताई कि इसको थोड़ा सा अगर माइंड पे प्रेशर दें तो ऊपर ही लिख रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सो वी आर सर्चिंग फॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन दिस। अब देखना, अगर रोज को ऐड करोगे तो ए के साथ ए ऐड होगा, और कॉलम के को अगर ऐड करते हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आने की होप है। इसीलिए कॉलम को ऐड करके पहले ट्रायल किया जाता है, थोड़ा सा ट्रायल करके देखा और उसके बाद ऑपरेशन लगा दी, वो सक्सेसफुल हो गई। ए स्क्वायर प्लस, सर एक डाउट था। हाँ जी बेटा। सर क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर -2 के ऊपर स्टार गिवन है, वो क्या होता है? उसका मतलब क्या गिवन था? नहीं है, वो किसी वजह से मैंने टाइप किया होगा, मुझे याद नहीं है कि बहुत दिन हो गए ना। 2005 में मैंने टाइप किया था बिकॉज ऑफ सम रीजन। ओके, उन्होंने गिवन नहीं था, उन्होंने कुछ नहीं बोला था स्टार, हमने टाइप किया होगा कोई वजह से कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आई डोंट रिमेम्बर। 2005 में टाइप किया था, तो तब से क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ओके बेटा। अब ये आगे चलिए। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन इफ अल्फा इज। ये कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में, और ये जो सिस्टम जो सामने दिखता है वो आप बताओ ax इक्वल टू ओ दिखता है कि ax इक्वल टू बी दिखता है? कंसिस्टेंसी वाले दो तरह के होते हैं। आपको ये देखने में मतलब लुक जो लगता है वो ax इक्वल टू बी का लुक है कि ax इक्वल टू ओ का लुक है? बी का लुक है, क्योंकि ओ में ना राइट साइड 0 होती है प्योरली। तो अभी फिलहाल ये ax इक्वल टू बी का लुक मालूम पड़ता है, जब तक राइट साइड बाई चांस 0 नहीं होती तब तक ये ax इक्वल टू बी है। तो ये क्या कह रहा है? द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन इफ अल्फा इज, मतलब आप ये मान के चलिए कि सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, और आप अल्फे की वैल्यू बताइए। तो इसका नो सॉल्यूशन कब होता है? ये पहले वाला तो अभी है नहीं, नो सॉल्यूशन, इस सिस्टम का नो सॉल्यूशन का कंडीशन याद है बेटे? क्या है कंडीशन इसकी? नो सॉल्यूशन की दो कंडीशंस होती हैं ax इक्वल टू बी वाले की, और पहले वाला मैं काट देता हूं, वो तो अभी है नहीं है सर, वो इनकंसिस्टेंट होता है। नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट एक ही बात है। तो इनकंसिस्टेंट, डेल्टा इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ए 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, एडजॉइंट ए इंटू बी इसका नॉन 0 होना चाहिए। तो ये चीज क्वेश्चन में लिख के दी हुई है, क्या कि सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, मतलब डिटर्मिनेंट ए 0 उसने दिया हुआ है, और एडजॉइंट ए इंटू बी इसमें नॉन 0 आना चाहिए, तभी हम आंसर एक्सेप्ट करेंगे। तो ये चीज आप गिवन लेकर चलिए। कहता है दिस हैज नो सॉल्यूशन इफ अल्फा इज। क्वेश्चन सेज सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, यू फाइंड अल्फा। आपका मेजर वर्क क्या है? अल्फा निकालना है, और सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट नहीं करता, आप अल्फा निकालिए। तो नो सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ए 0 होनी चाहिए। तो फॉर नो सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट शुड बी 0। तो इसका कोएफिशिएंट्स लिखिए फिर। देखो अल्फा 1 1 1, फर्स्ट रो 1 अल्फा 1, सेकेंड रो 1 1 अल्फा, थर्ड रो इक्वल टू 0।
ये इक्वेशन आपको अल्फा की वैल्यू दे देगी। चाहे आप डायरेक्ट भी कर दो तो भी अल्फा आएगा, और अगर थोड़ा इंटेलिजेंटली करोगे तो मेहनत कम पड़ेगी। C1 माइनस C2 कर दो, और C1 माइनस C2 कर दो, अल्फा माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, C2 माइनस C3 कर दो, या R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, एक जीरो भी पैदा हो जाएगा साथ के साथ। तो C1 माइनस C2, C2 माइनस C3, या R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, यूजुअल ऑपरेशन वी डू सेवरल टाइम, देयर इज नो हार्म इन दैट। तो फायदा क्या हो रहा है पता लगेगा अभी। अल्फा माइनस 1, 1 माइनस अल्फा, तो देखो अल्फा माइनस 1 कॉमन आ गया, यहां से नेगेटिव ऑफ ईच अदर है तो कोई टेंशन नहीं। अब 1 माइनस 1 एक जीरो भी नीचे आ गया। जीरो जहां भी आ जाए अच्छे होते हैं, वैसे फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो आ जाए तो बेस्ट होता है। C2 माइनस C3 जीरो, अल्फा माइनस 1, 1 माइनस अल्फा, फिर से अल्फा माइनस 1 कॉमन यहां आया, तो हमें तो पूरा फायदा हो गया, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, तो कॉमन लो। अल्फा माइनस 1 ट्वाइस कॉमन, तो लेफ्ट विद 1 फ्रॉम हियर। अच्छा एक जना बता बेटे यहां पर क्या बचा? अल्फा माइनस 1 -1 माइनस 1 राइट बेटा, जीरो, फिर जीरो 1, यहां पर क्या बचा बता? -1 1 1 अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अब आप अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर तो हो ही गया, इसमें चाहो तो 2 जीरो अभी प्रोड्यूस हो सकते हैं। C3 माइनस C1 कर दो तो ये जीरो हो जाएगा, पर आप इतना मत करो, इसको ओपन कर दो क्योंकि अब इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है। और एग्जाम में जो CBSE एग्जाम में डिटर्मिनेंट का आएगा ना एक्सक्लूसिव क्वेश्चन, उसमें 2 जीरो प्रोड्यूस करना कंपलसरी होता है। अच्छा, 2 जीरोज कैन ऑलवेज बी जनरेटेड, कैसा भी पिकुलियर क्वेश्चन हो उसमें 2 जीरो जनरेट हो सकते हैं। तो इसलिए आप 2 जीरो आप पे प्रोड्यूस ना हो किसी क्वेश्चन में तो मुझे बताना, मैं 2 जीरो पक्के जनरेट करके दे दूंगा, चाहे वो कैसा भी टिपिकल क्वेश्चन हो, उसमें 2 जीरो जरूर आ जाएंगे। आगे वो क्वेश्चन हार्ड पड़े या इजी पड़े, पर 2 जीरो तो मैं 2 स्टेप में ला ही दूंगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा आपसे टकरे कि 2 जीरो प्रोड्यूस नहीं हो रहे, 2 जीरो तो मैं ला दूंगा, पर 2 जीरो लाने के बाद कोई कोई पिकुलियर क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, वो फिर भी हार्ड पड़ जाते हैं। तो इसलिए कई बार ऑप्शनल सॉल्यूशन करते हैं, दूसरे मेथड लगाते हैं अल्टरनेटिव, लेकिन 2 जीरोज हमेशा प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो अच्छा ठीक है, ओपन करो। तो 1 इंटू प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी अल्फा प्लस 1 माइनस 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस 1 के साथ रो कॉलम कैंसल करके 1 माइनस 0 आ गया इक्वल टू 0। अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और दिस इज 0। अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू 1 आया यहां से, और अल्फा इक्वल टू -2 आया वहां से। अब डबल आंसर आ गया, तो डबल आंसर आ गया। और क्वेश्चन वाले इतने क्लेवर हैं कि इन्होंने सी ऑप्शन में दोनों आंसर दिए भी हैं, बड़े तेज हैं ये। और ए में 1 दिया, डी में -2 दिया, सी में दोनों दे दिए, और बी में लिख दिया नॉट -2। ऐसे इन्होंने ऑप्शन दी। तो आपको सी कंफर्म हो रहा है या चेक करने की जरूरत है? ABCD को देख के ये बताओ कि फर्दर इन्वेस्टिंग है। अभी तक सी आंसर है, लेकिन देखो ए को देख के कंफ्यूजन हो रही है और डी को देख के कंफ्यूजन हो रही है। ऐसा तो नहीं कोई आंसर रिजेक्टेबल हो, आपको समझ में बात आ रही है? यस सर। कभी कभी कोई आंसर रिजेक्टेबल भी होता है। मोर ओवर नो सॉल्यूशन की 2 कंडीशंस होती हैं, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन जीरो होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन चेक करने पर हो सकता है कि एक कोई आंसर रिजेक्ट हो जाए, और उस केस में आंसर या तो ए आएगा या डी आएगा। ए डी में से कोई ना कोई आंसर आने की होप है, उम्मीद है। या तो ए डी में ना कुछ और होता है, ए में मान लो यहां 10 कर दो और डी में कर दो -20, फिर यही आंसर था।
ये फिर बी और सी क्लैश करते, नॉट -2, हो सकता है -2 रिजेक्ट करना पड़े। तो कहने का मतलब ये कि आपको ये दूसरी कंडीशन चेक करनी है, चाहे डायरेक्ट चेक करो या इनडायरेक्ट किसी और मेथड से, मतलब एक आंसर रिजेक्टेबल हो भी सकता है, इसमें डबल आंसर आया हुआ। तो अल्फे की वैल्यू पुट कर करके मैं चेक कराता हूं आपको। अल्फे की डबल वैल्यू आई हुई है, तो अल्फा की वैल्यू 1 और दूसरी वैल्यू अल्फा इक्वल टू -2। ध्यान दो, यहां क्वेश्चन पर अब वापस आ जाओ। अल्फा इक्वल टू 1 और दूसरी वैल्यू अल्फा इक्वल टू -2। अल्फा इक्वल टू 1 आप क्वेश्चन में लिख दो चल के। अब हमने चेक करना एडजॉइंट ए इंटू बी हमारा 0 है कि नॉन जीरो। अल्फे की वैल्यू 1 लिख के सिस्टम को दोबारा बना लो, रीराइट कर लो सिस्टम को, और फिर चेक करने का ट्राई करो कि एडजॉइंट ए इंटू बी इसका आता क्या है। जो नॉन जीरो आता है वो हमारे फेवर में है। अल्फा की जिस वैल्यू से एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन जीरो आ जाए वो आपका आंसर है। एडजॉइंट ए इंटू बी 0 सर्च नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू 1 उसमें पुट कर दी सिस्टम में, तो सिस्टम देखिए बन गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, राइट साइड में 1 - 1 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अल्फे की वैल्यू 1 इसमें पुट कर दो बेटे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। फिर से अब इसमें पुट कर दो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो ये तीनों इक्वेशंस सेम है, सेम है। सेम अगर इक्वेशन हो तो इसका मतलब है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। क्या इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन हो सकता है? इसका कोई सॉल्यूशन आपको आता है क्या? ये तीनों इक्वेशनें सेम हो गए और सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गए, और सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट, हाँ जी, सिंगल सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यस, इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो गए बेटे। तो नो सॉल्यूशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका एक सॉल्यूशन तो हमें याद है, x इक्वल टू 0 इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, और दूसरे अभी जनरेट कर सकते हो कि 3 वेरिएबल में 1 इक्वेशन। ये इसका ना तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और ना नो सॉल्यूशन होगा, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो इसमें ये वाला सॉल्यूशन, और देखो x इक्वल टू 1 लिखो, y इक्वल टू 1 लिखो, z इक्वल टू -2, ये भी सॉल्यूशन है। ध्यान से देखो, x इक्वल टू k ले लो, y इक्वल टू k ले लो, z इक्वल टू -2k ले लो, ये सॉल्यूशन पैटर्न का कोई भी ये सॉल्यूशन है। k की वैल्यू 1 2 3 100 200 डालो, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। अच्छा, अब आप बोलो, अभी मतलब इससे क्लियर हो गया कि इससे क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। फिर भी आपको लगता है पता नहीं क्या हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो आप एडजॉइंट ए इंटू बी चेक करो। एडजॉइंट ए निकलेगा इसका, एडजॉइंट ए इंटू बी इसका ना 0 निकलेगा ओ। आपको एडजॉइंट निकालना नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, फिर भी निकालोगे तो टाइम किल करोगे अपना, कि होल सिस्टम रिड्यूसेस टू सिंगल इक्वेशन, सो देयर एग्जिस्ट इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। फिर नहीं समझ में आती है तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकालो, 0 आएगा, और 0 आते ही अल्फा इक्वल टू 1 क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना नहीं है वैसे, मतलब टाइम किल करने वाला काम है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था बेटा? अब सर अल्फा, हमें हाँ, एक डाउट है, हमने एडजॉइंट इंटू बी 0 का एक बार फिर से बता दो। फिर से क्या, एडजॉइंट ए निकालना घर में बैठ के। ये सिस्टम है, ये सिस्टम दिखता है, तो इसका ए मैट्रिक्स हो गया ना, 1 1 1 1 1 1 Yes, 1 sir. 1 1 1 1 1। बड़े आराम से एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट ए 0 0 0 आएगा इसका, और क्या आएगा, एडजॉइंट ए ना 0 0 0 आएगा, करो। तो एडजॉइंट ए इंटू बी क्या आने वाला है, ओ आने वाला है।
ये एडजॉइंट निकलवा भी लिया आपने, यही है। ओके सर। देखो ना, 1 माइनस 1, सारे माइनर जीरो हो जाएंगे, सारे को फैक्टर जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अल्फा इक्वल टू -2, अब सिस्टम में पुट करो, -2x प्लस वाई प्लस जेड -2 -1 -3 और x -2y प्लस जेड इज इक्वल टू -3, फिर x प्लस वाई -2z इज इक्वल टू -3। वैसे तो अल्फा की 2 वैल्यू आई थी, तो कोई न कोई तो करेक्ट होगी, तो इसलिए अगर एग्जाम में बैठे हो तो इसका थोड़ा आइडिया लेकर के अल्फा इक्वल टू -2 को टिक कर दिया जाए आप अपने लिए जरूर। अब आप एडजॉइंट ए इंटू बी निकालिए। ए मैट्रिक्स जान तो ली ना, -2 1 1 1 -2 1 1 1 -2। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं, एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू ओ, इसमें श्योर आएगा। ठीक है, तो आप एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू ओ जरूर वेरीफाई करिए, क्या होता है क्या नहीं होता है। नॉट ओ आना चाहिए मेरे अपने ख्याल से, और उस केस में अल्फा की वैल्यू -2 एक्सेप्टेबल, और अल्फा की वैल्यू -2 आप बी ऑप्शन टिक कर सकते हो। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी भी 0 आता है तो नॉट -2 टिक किया जाएगा। ठीक है, जहां तक मुझे ध्यान है इसमें ये नॉन जीरो, आप निकाल के देखना क्या आता है। ठीक है, ओके, अब हम आगे चलते हैं। एडजॉइंट सबको आना चाहिए, एडजॉइंट निकालना, वो सीबीएसई एग्जाम के लिए भी एडजॉइंट और इनवर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये रहा 2006 का क्वेश्चन, ABR स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ साइज n बाई n स्क्वायर मैट्रिक्स है, कुछ खास बात नहीं। सच दैट के बाद जो लिखा ना वो गिवन में आता है, यहां पर इन्होंने आपको दे दिया गिवन है क्या, गिवन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स गिवन। क्या ये फैक्टर्स ऑलवेज वैलिड होते हैं, आप बताओ। अच्छा, आर दे वैलिड, ऑलवेज वैलिड इन मैट्रिक्स अलजेब्रा है? ये मैट्रिक्स अलजेब्रा है। मैट्रिक्स अलजेब्रा में मैं आपको याद दिला दूं, ये जो रिजल्ट्स हैं इधर देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है, रॉन्ग। ये राइट नहीं है बेटे, याद करो उसको, क्योंकि मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ये हमने +2 में भी बताया था, यहां भी बता रहा हूं, सीबीएसई में भी बताया था। ये रीजन बताऊं मैं, ये रीजन है a प्लस बी होल स्क्वायर का मीनिंग है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसका मीनिंग है a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। दिस मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, और ए बी बी ए इक्वल होते नहीं है, और इसलिए आप इसे 2ab नहीं लिख सकते। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली बात कैसी है, गलत, ये रॉन्ग का साइन लगा दिया मैंने। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स जो वहां वैलिड होता है ऑर्डिनरी अलजेब्रे में, ये एक भी फार्मूले यहां वैलिड नहीं है। अगर यहां a माइनस भी कर दूं ना, माइनस कर दूं यहां पे, तो भी ये इनवैलिड है, नॉट इक्वल टू साइन के साथ वैलिड है। अच्छा, एक और बात, हाँ एक सेकंड, नंबर 2, इसी तरह a प्लस बी होल क्यूब का जो फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी लाइक फार्मूला वैलिड नहीं है। यहां पे होल क्यूब का फार्मूला लगाना नहीं। हाँ, अगर b को i कर दिया ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर लगा सकते हो, क्योंकि उसमें फिर कम्यूटेटिविटी आ जाती है, ai इक्वल टू ia हो जाता है, इसलिए लगा सकते हो, अदरवाइज ये इन जनरल इनवैलिड है। इसी तरह इसमें अगर माइनस हो, a माइनस बी होल क्यूब,
तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab जो ऑर्डिनरी अलजबरे में वैलिड है वो यहाँ इनवैलिड है, नॉट इक्वल टू साइन के साथ राइट है। इसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का के जो फैक्टर्स है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, रॉन्ग, गलत। यही इसी के ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन बना हुआ है अपना, और ये बचे हुए इन पर बेस करके दूसरे क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, तो होल क्यूब, इसी तरह कोई और फैक्टर, कोई और फार्मूला जो है ना वो मैट्रिक्स अलजबरे में, ऑर्डिनरी अलजबरे का फार्मूला, इस पैटर्न का कोई भी फार्मूला वैलिड नहीं है। जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर करते हैं वो भी सब गलत है, ठीक है। अच्छा, ये सारे के सारे राइट हो जाएंगे अगर ए बी इक्वल टू बी ए हो। याद करो, इफ ए बी इक्वल टू बी ए, मतलब अगर कम्यूटेटिव है, इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। अगर कम्यूटेटिव क्वेश्चन दे रहा है, आप वैसे तो कम्यूटेटिविटी वैलिड ही नहीं है, पर अगर कम्यूटेटिव क्वेश्चन बाई चांस कह रहा है कि कम्यूटेट किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ये कम्यूट कर भी सकता है, तो अगर क्वेश्चन ने बोला ये कम्यूट कर रहा है फिर तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को तो ओबे करना ही है। तो इफ ए बी इक्वल टू बी ए, मतलब कम्यूटेटिव लॉ वैलिड, देन ऑल दीज रिजल्ट्स आर वैलिड। उस केस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, सही है, ये इक्वल साइन हो जाएगा। और जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी हो जाएगा। अब आगे मैं एटसेट्रा लिख देता हूं, ऊपर वाले सारे फार्मूले वैलिड हो जाएंगे अगर ए बी इक्वल टू बी ए दे दिया जाए तो, ठीक है। तो अब हम आगे की बात करते हैं। ये चीजें आप सबको नोटिस में रखनी है। अब ऑफ साइज n by n, AB are square matrices of size n by n such that a square minus b square equal to a minus b into a plus b। इन्होंने ये दे रखा है, तो ये दे रखा है, तो ये ट्रू कब होता है बताओ बेटा? When AB is equal to BA. When it is commutative। जब कम्यूटेटिव लॉ वैलिड हो, ए बी इक्वल टू बी ए होगा तभी ये वैलिड होगा। वही ये कह रहे हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑलवेज ट्रू। इनमें से कौन सा ऑलवेज ट्रू है? ए और बी जीरो मैट्रिक्स, ए और बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इक्वल टू बी, ए बी इक्वल टू ऑप्शन डी जो हमेशा वैलिड हो जाए। ऑलवेज वैलिड तभी होगा जब कम्यूटेटिव है, लेकिन वैसे तो इसमें से किसी एक को आइडेंटिटी ले लो तो भी वैलिड है, लेकिन ऑलवेज की बात की जाए तो कम्यूटेटिव लॉ वैलिड होना चाहिए, तो ऑलवेज वैलिड है। बस हो गया सॉल्यूशन इसका। सो 2007 के इस क्वेश्चन को देखें बेटा। इन्होंने एक मैट्रिक्स ए दिया है, थोड़ा प्रिंट लाइट दिख रहा है, वैसे तो सही है, वो थोड़ा लाइट हो जाता है कभी कभी। ये 5 है, ये 5 अल्फा और ये अल्फा, 0 अल्फा 5 अल्फा, डिटर्मिनेंट है ये 0 0 5। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, ये मॉड नहीं है डिटर्मिनेंट है, इज 25, देन मॉड अल्फा इक्वल टू, आपसे हमने मॉड अल्फे की वैल्यू डिमांड कर दी और ये चीज दी हुई है, मॉड ए स्क्वायर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 25। तो आपकी ड्यूटी ये है कि आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें। ये एक्चुअली जो दी हुई है ना वो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ए निकालो, और एक बात याद रखना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज ऑलवेज डिटर्मिनेंट ए होल स्क्वायर। आप ए स्क्वायर मत निकालना, वो थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा। ए स्क्वायर निकालो बाद में डिटर्मिनेंट निकालो, वो भी है एक प्रोग्राम, वो भी एक मेथड है, पर आप ए स्क्वायर मत निकालना, आप डिटर्मिनेंट ए निकालिए, उसका स्क्वायर कर सकते हो। ये फार्मूला
ऑलवेज वैलिड है। पहले भी हमने बताया था फाउंडेशन में, आज भी बता रहा हूं, उसको याद करें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन, डिटर्मिनेंट ए होल की पावर एन, एन होना चाहिए क्या, नेचुरल नंबर। मतलब हाफ के लिए ये वैलिड नहीं है कि पावर हाफ कर दो, उसके लिए वैलिड नहीं है। नेचुरल नंबर होगा तो ये वैलिड है फार्मूला। तो आप डिटर्मिनेंट ए निकालो या सीधा। डिटर्मिनेंट ए कैन बी फाउंड सिंपली डायरेक्टली बिकॉज फर्स्ट कॉलम हैज 2 जीरो। डायरेक्ट ओपन करो तो 5। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको कि ये ना अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, इसे कहते हैं अपर ट्राइंगुलर। अपर ट्राइंगुलर जब ऐसे बने ना तो रिमेनिंग 3 जीरो होने चाहिए, तो अपर ट्राइंगुलर हो गए। अपर ट्राइंगुलर डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट बनाओगे तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आंसर आएगा ऑलवेज। वैसे आप ओपन करो धीरे धीरे कोई बात नहीं, लेकिन इसका जो आंसर है ना 5 इंटू अल्फा इंटू 5 आने वाला है 25 अल्फा। अपर ट्राइंगुलर हो या लोअर ट्राइंगुलर हो तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स वो आंसर बन जाता है। ठीक है, लोअर ट्राइंगुलर। जैसे देखो यहां पर मैं एक डिटर्मिनेंट लिखता हूं यहां पे, जिसमें 1 5 4 और इधर लिखूंगा 3 9 8 0 0 0। तो आप इसे ओपन करना, इसका आंसर ना 20 आएगा। चाहे जैसे ओपन करके देख लो आप। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, क्योंकि लोअर ट्राइंगुलर है, नीचे की साइड में ट्राइंगल बन रहा है ये ऐसे। लोअर ट्राइंगुलर डिटर्मिनेंट का आंसर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है ऑलवेज। ओके, तो डिटर्मिनेंट है आपकी 25 अल्फा आ गई। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर 25 है। नाउ डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर क्वेश्चन सेज 25, मतलब 25 अल्फा का होल स्क्वायर दैट इज 25। 625 अल्फा स्क्वायर इज 25। तो अल्फा स्क्वायर हो गया 1/25, 25 अपॉन 60, 625। तो थोड़ा मैं आपको इधर ले आता हूं। अल्फे की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/5। तो क्वेश्चन ने केयरफुल रह के आपसे मॉड अल्फा मांगा, तो मॉड अल्फा जब करोगे तो वो आ जाएगा 1/5। एंड आंसर ऑप्शन ए में देखें तो 1/5 यहां है, इसी को टिक करके और आगे बढ़ेंगे। बेटे डाउट पूछ लो। तो ये था 2005 का क्वेश्चन, ये रहा 2007 का क्वेश्चन, और ये है 2008 का। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत डिफिकल्ट नहीं आते। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मीडियम नेचर के होते हैं, फिर 2-4 डिफिकल्ट, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो कुछ डिफिकल्ट आना भी है। तो इसलिए आप लोग तैयारी करो, मेहनत से सेलेक्ट हो जाओगे। क्वेश्चन यही आते हैं, देखो बार बार आ रहा, ए बी सी एनी रियल नंबर, ए बी सी आर रियल नंबर्स, सपोज दैट देयर आर रियल नंबर्स x by z, not all zeros, such that this happens, then a square plus b square plus 2abc is equal to one of them। अच्छा, इन्होंने एक सिस्टम दिया हुआ, इक्वेशंस दे रखे। ये इक्वेशंस को मैं रीराइट करता हूं, x माइनस सी बाय माइनस बी जेड इक्वल टू 0। पहचान लिया आपने? इसको ठीक करो, इसमें ना y को राइट में करो, बाकी आपकी इच्छा है। सी एक्स ये रहा, माइनस बाई ये रहा, ए जेड ये रहा, इक्वल टू 0। मैंने y को उधर शिफ्ट करके और रीराइट कर दिया। उसको देखो, बी एक्स दैट इज हियर, बी एक्स प्लस ए वाई दैट इज हियर। जो z दूसरी तरफ, उसको माइनस z करके 0 किया जाए। ये आ गया सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। पहचान लिया होगा शायद आपने। जो इन्होंने दे रखा है, ये 0 इन्होंने लिखा नहीं है, इनडायरेक्टली इसमें 0 हिडन है, छिपा हुआ है। तो ये क्या हो गया, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। ये ax इक्वल टू बी टाइप का है कि ax इक्वल टू ओ टाइप का है?
ओ है या बी है? सर ओ। ओ वाला है, उसी को होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं, पहले वाला नहीं है ये। अच्छा, AX इक्वल टू O में दो सिचुएशन होते हैं। अच्छा, और ये हमें कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होता, नेवर इनकंसिस्टेंट, इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, हमेशा ही कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट दो तरह का होता है, क्या? यूनिक कंसिस्टेंट और एक होता है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। सब बैकग्राउंड आपको दिया पहले, यहां दोबारा फिर से बताता हूं। यूनिक कंसिस्टेंट कब होता है? जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट तब होता है जब डिटर्मिनेंट जीरो हो, और एडजॉइंट A इंटू बी इसमें निकालना नहीं पड़ता। जो यूनिक है ना सॉल्यूशन, इसको कहते हैं जीरो सॉल्यूशन। सारे जीरो, एक्स वाई जेड सबके सब जीरो। और जो डिपेंडेंट वाले को कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन जीरो या नॉन ट्रिवियल एक ही बात है, नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो आपके सिस्टम का जीरो सॉल्यूशन की तरफ लेके जाओगे कि नॉन जीरो सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन, सिस्टम का सॉल्यूशन क्वेश्चन ने दिया हुआ है, रीड करके बताओ इसका जीरो सॉल्यूशन है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन है? सर जीरो। नॉन जीरो। नॉन जीरो। नॉन जीरो। वो राउंड किया, ब्लैक में राउंड किया, उसको रीड करो। एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो, सबके सब जीरो नहीं है, कोई एक आधा जीरो होगा भी, पर एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल जीरोज। ऑल जीरोज का मतलब है कि ये एक्स वाई जेड सारे के सारे जीरो नहीं है, मतलब ये चीज नहीं है, इधर वाली चीज नहीं है। एक्स वाई जेड सारे के सारे जीरो नहीं है, कोई कोई नॉन जीरो भी है। एक्स और वाई नॉन जीरो, जेड हो सकता है जीरो हो, या सारे नॉन जीरो हो। तो ये इधर वाला है, आपका सिस्टम इधर वाला है, क्वेश्चन कह रहा है। तो एक्स बाई जेड आर नॉट ऑल जीरोज का मतलब है उधर वाला है, डिपेंडेंट है, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए शुड बी जीरो। उधर वाला है तो उसकी कंडीशन ये है, इधर वाला हो तो इसकी कंडीशन ये है, डिटर्मिनेंट ए जीरो। अब आप डिटर्मिनेंट ए फॉर्म करिए, जीरो करिए, जीरो करके करते करते ना इसकी वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू टिक कर दो, ये काम है। डिटर्मिनेंट ए सर्च करो कितना होगा, 1 माइनस सी माइनस बी, सी माइनस 1a, बी a माइनस 1 इज 0। नाउ कैलकुलेट द थिंग, 1 इंटू 1 के साथ 1 माइनस ए स्क्वायर, डन। फिर प्लस सी के साथ रो कॉलम कैंसल, माइनस सी माइनस ए बी, फिर माइनस बी के साथ वाला रो कॉलम कैंसल करके ए सी प्लस बी। अब इनको ठीक किया जाए, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको और ठीक करें, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2abc, और 1 को राइट में ले चलो इक्वल टू -1। नेगेटिव का मल्टीप्लाई करके ये वो आ गया जो क्वेश्चन ने मांगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इज 1। ये 1 जो है ये आपका आंसर है। देखो आपको दिखाता हूं यहां पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इज इक्वल टू 1। ये ए ऑप्शन आपका, आपने टिक करना है, लिखना है, और ये आपका आंसर हो गया। डाउट पूछो बेटा। ऐसे थोड़ी थोड़ी ट्रिक पर बेस्ड होते हैं, लेकिन बहुत बिल्कुल आसान से तो नहीं होते, थोड़ा ट्रिकी होते हैं हल्के से। तो प्रैक्टिस करो, नोट्स की प्रैक्टिस करो, नोट्स में बहुत अच्छा मटेरियल है, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आप सेलेक्ट होने भर को तो कर ही आओगे। सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, नोट्स की, और जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो कहीं कहीं अटकोगे भी, अटकोगे तो मैं हेल्प करूंगा,
ये है 2009 का क्वेश्चन। दोनों डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं, एक ये और सेकेंड डिटर्मिनेंट के लास्ट रो में n इन्वॉल्व है, -1 की पावर n+2, -1 टू द पावर n+1, -1 टू द पावर n इन्वॉल्व है। फर्स्ट वाले में n नहीं है, सेकेंड वाले में n है। इसी n की वैल्यू क्वेश्चन मांग रहा है। वैल्यू ऑफ n इज दिस। ऊपर इसने इक्वेशन दी है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट प्लस सेकेंड डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 इसने दे रखा है। फर्स्ट डिटर्मिनेंट प्लस सेकेंड डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ n demanded by the question. So let us begin with the solution now. ये देखिए, इसको हम आगे बढ़ाते हैं अपना a+1 a-1 -b b+1 b-1 c-1 c+1 और इधर आ जाओ। इधर ना थर्ड रो को देखो, -1 की पावर n सब में कॉमन है, -1 की पावर n सब में इन्वॉल्व है। उस -1 की पावर n को बाहर कर दो, अंदर अब n बचेगा ही नहीं। अभी देखना क्या होता है। -1 की पावर n को बाहर कर दीजिए तो बचा क्या अंदर? फर्स्ट रो नॉट चेंज्ड, सेकेंड रो अनचेंज्ड। थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि जिसको ऑल ऑफ सडन क्वेश्चन दे दिया गया वो थोड़ा सरप्राइज करेगा ही, क्यों नहीं करेगा। -1² इंटू a, -1 की पावर 1 इंटू b, और ये -1 की पावर n पूरा बाहर चला गया तो c। लास्ट वाले में डाउट हो तो पूछो बेटा। यहां मैं फिर भी लिख देता हूं, -1 की पावर जैसे n+2 है ना, तो इसका मीनिंग है -1 की पावर n इंटू -1 की पावर 2। ये मीनिंग है -1 की पावर n+2 का, ये मीनिंग है ये। अब आप देखो, जो ये डिटर्मिनेंट है वही ये डिटर्मिनेंट है। थोड़ा इधर उधर लिखा हुआ, अभी देखो पहचान में आएगा आपको। a+1 a-1 -b b+1 b-1, और मैं थोड़ा ऊपर c-1 c+1, -1 की पावर n ओके। अभी इसमें ज्यादा कोई एक्टिविटी नहीं करनी। a+1 c-1 a-1 b-1 c+1 पे a -b और c। अब आप देखो, यहां जो फर्स्ट कॉलम है वो यहां थर्ड रो है, यहां जो सेकंड कॉलम है वो सेकंड कॉलम यहां पर a+1 b+1, कुछ राइटिंग में गलती, यह बी था राइटिंग में, वैसे ही प्रिंट गलती हो गई, कॉपी करते था। तो यहां जो सेकंड कॉलम है वो यहां फर्स्ट रो है, जो यहां थर्ड कॉलम है, थर्ड वाला a-1 b, वो यहां सेकंड रो है। जो थर्ड कॉलम वो थर्ड रो नहीं है, वो सेकंड रो है। इधर उधर है थोड़ा, जो इसमें रोज है वही उसमें कॉलम्स हैं, थोड़े इधर उधर है। तो एक काम करो, इसको फुल्ली किसी एक को टोटली ट्रांसपोज कर दो। इसको ना डेल्टा बोल देता हूं मैं, बार बार लिखना पड़ रहा है। इसकी ट्रांसपोजिंग कर दो, जो इसके पास आ जाए वो, जो ये वही वो बन जाए एग्जैक्ट। तो कॉमन ले लेंगे और फिर n की वैल्यू की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आपको n निकालना है, क्वेश्चन आपको याद होगा, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ n। तो डिटर्मिनेंट के कैलकुलेशन से हमें ज्यादा मतलब नहीं है। फिर क्या करना, ट्रांसपोजिंग कर दो, a+1 b+1 c-1, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो a-1 b-1 c+1, थर्ड रो, तो थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम a - b c। और इसे नोटिस में जरूर रखना क्योंकि इसे वही बनाना एग्जैक्ट। तो वो उसमें फर्स्ट कॉलम में a - b c आया हुआ है, तो इसमें क्या करें, फर्स्ट कॉलम इंटरचेंज विद थर्ड कॉलम।
जो फर्स्ट कॉलम ये बन जाए, डेल्टा की तरफ चलना है, इसको देखते देखते ना आराम से डेल्टा को देखते रहिए और चेंज वेंज थोड़ा बहुत करते रहिए, डेल्टा को नोटिस में रखना पड़ेगा। तो पहले तो हमने डिसाइड कर लिया कि C1 इंटरचेंज विद C3 और राइट साइड में 0 दे रखा है, इक्वेशन है ये n की वैल्यू निकालने के लिए, डेल्टा माइनस माइनस 1 की पावर n, जो आपने ऑपरेशन की उस ऑपरेशन की नेगेटिव पेनल्टी होती है इंटरचेंज ऑफ टू कॉलम्स। तो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा a माइनस बी सी, सेकेंड कॉलम में a माइनस 1 b माइनस 1 c प्लस 1, थर्ड कॉलम में a प्लस 1 b प्लस 1 c माइनस 1। हो गया। अब इसको फिर से देखो, इसमें जो सेकेंड कॉलम है वो यहां थर्ड कॉलम है, तो सेकेंड और थर्ड को इंटरचेंज करो अगेन, C2 इंटरचेंज विद C3। अब की बार में वो डेल्टा एग्जैक्ट बन जाएगा, फिर हम उसको डेल्टा लिख देंगे और आगे बढ़ेंगे। ये प्लस साइन आ गया बेटा, क्योंकि इंटरचेंज एक और करना है आपको, फर्स्ट कॉलम नॉट चेंज, सेकंड a प्लस 1 b प्लस 1 c माइनस 1, a माइनस 1 b माइनस 1 c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज डेल्टा प्लस माइनस 1 की पावर n डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस 1 की पावर n इक्वल टू 0। तो आइदर डेल्टा इज 0 और 1 प्लस माइनस 1 की पावर n इज 0। तो अब डेल्टा आप चाहे तो इस डेल्टा को ओपन कर सकते हैं, डेल्टा ये है, आप चाहे तो ओपन कर सकते हैं, ना चाहे तो कोई बात नहीं। तो डेल्टा जो है नॉन जीरो श्योर आने वाला है। रीजन क्या है, वो n मांग रहा है, तो n मांग रहा है तो n ये लिखा वैल्यू ऑफ n, तो यहां पर n की कोई ना कोई वैल्यू आनी है, ऑड इंटीजर आना है, इवन इंटीजर आना है, जीरो आना है, एनी इंटीजर आना है, तो n की वैल्यू आनी है। वो डेल्टा से तो कोई मतलब ही नहीं, डेल्टा के अंदर n एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इन ऑप्शंस को देख के पता लगता है कि n की कोई न कोई वैल्यू आनी है, तो n की वैल्यू तो तभी आएगी जब ये इक्वेशन वैलिड होगी, क्योंकि डेल्टा के अंदर तो n है ही नहीं, तो इसलिए डेल्टा नॉन जीरो श्योर होगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। -1 की पावर n इक्वल टू -1, क्वेश्चन ने n मांगा है तो इसमें क्यों इन्वॉल्व होना है आपको, इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। एग्जाम में बैठे हो आप डेटा कैलकुलेट करने लग जाओगे, तब तक एक क्वेश्चन छूट जाएगा कोई। तो आप अब बता सकते हैं इस इक्वेशन को देख के कि n की वैल्यू इन ऑप्शंस में से क्या है। n की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, n की वैल्यू 0 Yes, अगर sir. करोगे तो -1 की पावर 0 इक्वल टू -1, इनके पहले ऑप्शन में ना n इक्वल टू 0 है, तो ये क्या है, फॉल्स। फिर सेकेंड ऑप्शन में ये कहते हैं इवन इंटीजर, n इवन का मतलब फॉर एग्जाम्पल 2, -1 की पावर इवन है ना, क्या वो -1 होती है, कभी नहीं, +1 होती है, -1 का स्क्वायर है ना, तो n इवन नहीं हो सकता। फिर इनकी सी ऑप्शन है ऑड इंटीजर, n ऑड, तो -1 की पावर n इक्वल टू -1, ऑड के लिए ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है सर। ट्रू है, इसलिए यही ऑप्शन सी राइट है। डी में कहते हैं एनी इंटीजर, तो आपका आंसर सी आ चुका है। अब आगे तो रीड भी नहीं करना क्वेश्चन। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है प्रोग्राम में, उसके बाद आपकी छुट्टी होगी बेटा, समझ में आ गया। सो 2010 का आज का लास्ट क्वेश्चन, और 2011 से आगे का आपको वीडियो हमने भेजा था, और वो वीडियो आपने किया होगा, नहीं किया तो अभी करिए, अब कर लेना। और उसी के आगे ना एक और भी है, वो मैं इस वीक होमवर्क आपको भेजूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो है, पहले का लास्ट ईयर सॉल्व किए थे ना, 2011 से 20 तक लास्ट ईयर किया था, और 2002 to 10 अब करके दे रहा हूं, तो आपके पास फायदा हो जाएगा। आपको 2002 से लेकर 2020 तक 20 ईयर के क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए किसी तरह। इधर देखो, कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
ये लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी है कि ए एक्स इक्वल टू ओ है, क्या है ये? सर बी। AX equal to B. तो B यस, ए एक्स इक्वल टू बी। सिस्टम पहचानने लग गए आप? ऐसे करो तो होने लग जाएगा बेटा। द सिस्टम हैज, अब आपको पता करना है सिस्टम में कोई अल्फा इन्वॉल्व नहीं है, अल्फा बीटा ए बी सी बिल्कुल नहीं, सारे नंबर हैं। तो आपको बताना है द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। तो सिस्टम में कभी भी एग्जैक्टली 3 सोल्यूशन नहीं होते ना। द सिस्टम हैज आइदर 1 सोल्यूशन और नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। किसी भी सिस्टम के, इस टाइप का जो सिस्टम होगा ना, होमोजीनियस हो या आपका नॉन होमोजीनियस सिस्टम हो, दोनों में भी 3 से ज्यादा कंडीशन होती ही नहीं है, या तो नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन और या यूनिक सोल्यूशन। तो 3 सोल्यूशन का तो क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अब इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या हमें डिटर्मिनेंट ए चेक करनी बेटे? डिटर्मिनेंट ए चेक करो कि डिटर्मिनेंट ए इसमें 0 है कि नॉन जीरो। तो डिटर्मिनेंट 1 2 1, कोफिशिएंट्स 2 3 1 3 5 2। कैलकुलेशन की जाए 1 into 6 minus 5 1 minus 2, रो कॉलम कैंसल, 4 minus 3 1 और 1 के साथ रो कॉलम कैंसल, 10 minus 9 1 और ये आपका 0 आ गया। डिटर्मिनेंट ए क्या हो गया? 0 हो गया। डिटर्मिनेंट ए 0 होने की वजह से यूनिक सोल्यूशन वाली पोजीशन टर्मिनेट हो गई। उसमें 3 होते हैं ना, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो एक बात क्लियर है, नो यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, नो यूनिक सोल्यूशन। तो इनमें से यूनिक सोल्यूशन वाला 4 नंबर भी गया। अब क्या है, आइदर नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन। इन दोनों में से एक आंसर है अपना, इन दोनों में से एक कोई आंसर है। तो उसके लिए आपको क्या, एडजॉइंट ए इंटू बी चेक करना है। तो ए तो जान ही लिया, ये है ए, मैट्रिक्स बना दो इसको। और बी क्या है, 3 3 1। तो एडजॉइंट ए इंटू बी आपको चेक करना है। मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, आप अपना चेक करते रहना। यहां सिस्टम को देखना, इधर सिस्टम को देखिए। अगर 1 और 2 को ऐड करने से थर्ड आ जाता है, देखो आ रहा है कि नहीं? 1 और 2 को प्लस करने से थर्ड आ रहा है। 1 + 2 किया तो जनरेट हुआ 3x1 + 5x2 + 2x3। हाँ, राइट साइड में फर्क आया, 3 + 3 = 6। फर्स्ट 2 को ऐड किया तो ये आया, और थर्ड की LHS आई है, RHS में फर्क, 3x1 + 5x2 + 2x3 = 1। ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन नंबर अभी अभी आई 4 है। आप पूछोगे ये क्यों करने लग गए? ये हम इस 1 2 3 को ना सॉल्व करने का ट्राई करने लग गए। तो हमने ऑब्जर्व किया कि 1 2 को ऐड करें तो थर्ड आए जा रही है। अब आप बोलोगे कि क्या यही एक पॉसिबल है, और कुछ भी नहीं? और भी है, 3 में से 2 को माइनस करो तो 1 आने लग जाएगा। देखो 3 - 2 करके देखो, 1 आने लग जाएगा। और 2 और 1 को ऐड करोगे, अच्छा 3 - 2 करोगे तो 1 आएगा, और 3 - 1 करोगे तो 2 आने लग जाएगा। मतलब इस सारे सिस्टम में कुछ न कुछ क्वालिटी है लेफ्ट हैंड साइड में। कोई एक ही ऑपरेशन कर दो, जैसे मैंने कर दी, 1 2 को ऐड किया तो ये आया। ये 3 4 मिलके क्या कहते हैं, इनको सॉल्व करो। 3, 4 दोनों मिलके पता क्या कह रहे हैं? एक कह रहा है इसकी वैल्यू 6, दूसरा कह रहा है इसकी वैल्यू 1। ये कह रहे हैं 6 = 1। 6 = 1 तो होता ही नहीं, फॉल्स।
जब सिस्टम इटसेल्फ फॉल्स है तो इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। सो आंसर है अपना नो सॉल्यूशन। मैंने इनकंसिस्टेंसी कुछ और तरीके से ऑब्जर्वेशन से चेक कर दी, आपको ये समझ में कम आया तो एडजॉइंट ए इंटू बी बैठ के निकालो और ये ओ नहीं आएगा और इसलिए इसका नो सॉल्यूशन है आंसर। लेकिन ये कोई करता नहीं है, जो तेज बच्चे हैं वो ऐसे कैसे करके पता कर लेते हैं। देखो अगर यहां भी 6 आ जाता, मान लो ये 6 आ जाता तो आप क्या कहते बेटे बताओगे? Infinitely. तो इनफाइनाइट Infinite सॉल्यूशन, solution. क्योंकि ऑल इक्वेशंस गॉट कन्वर्टेड टू सिंगल इक्वेशन। किन्हीं दो को आपने माइनस किया और थर्ड इक्वेशन आ गई तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, किन्हीं दो को प्लस किया और थर्ड आ गई तो भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इक्वेशन नंबर 1 में 5 टाइम्स इक्वेशन नंबर 2 को ऐड किया और थर्ड आ गई तो भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर क्लैश कर गया, जैसे यहां पर 6 = 1 हो गया तो नो सॉल्यूशन। ऐसे बाई ऑब्जर्वेशन भी आप पता कर सकते हो, लेकिन ऑब्जर्व करना नहीं आता तो दूसरा तरीका है, ये लंबा सा मेथड है, एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन जीरो जरूर आएगा और वहां पे आप टिक तो सही कर दोगे लेकिन टाइम वेस्ट कर लोगे तब तक। ठीक है, और आज का प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हुआ। कोई डाउट हो आज के इस वर्क में तो पूछिए बेटा।